अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशुम 6th जमात के लिए सब्जेक्ट मैथ्स सबक नंबर 10 मसावातें इक्वेशंस आपके लिए पेश है बच्चों। इस सबक की दो मश्क नंबर 26 और 27 यहाँ आपके लिए मैं लेके आया हूँ बच्चों। अगर आपको रहबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सरसाइज। मश्क नंबर 26। इसमें सवाल कुछ इस तरह है कि झेल की दो सत्रों में मुख्तलिफ रियाजियाती अमल दिए गए हैं, इनकी मदद से हासिल होने वाले आदाद मालूम करके मसावातें बनाइए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 अलग अलग सूरतों में मसावातें लिखी गई हैं। आपको दोनों में ये समझ लीजिए कि जोड़ियां लगाना है। अब जोड़ियां लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा कि इनकी कीमतें कितनी हो रही हैं। जैसे पहले दिया हुआ है 16 डिवाइड बाई 2 यानी 16 को 2 से तकसीम करें। तो अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 16 कौन से मुकाम पे मिलेगा, तो आपको 8 के मुकाम पे मिलेगा, यानी 16 तकसीम 2 का मतलब होता है 8। दूसरा है 5 ज़रब 2, इसको आप ज़रब करेंगे तो 5 दूनी 10 मिलेगा आपको। तीसरा है 9 जमा 4 बराबर 13। चौथा है 72 तकसीम 3, 72 को जब आप 3 से तकसीम करेंगे तो हम जानते हैं 24 या 72 होता है, तो आप 3 से तकसीम करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। इसी तरीके से 4 जमा 5 बराबर 9 होता है। अब दूसरी लाइन में आपको दिया हुआ है 8 ज़रब 3 यानी 8 तिया 24, फिर 19 माइनस 10 यानी 19 में से 10 निकलेगा तो 9 बचेगा, 10 नफी 2 यानी कि 8, 37 माइनस 27 यानी कि 10 और 6 जमा 7 बराबर 13। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड के कॉलम में और राइट साइड के कॉलम में कुछ नंबर्स सेम हैं, यानी कि उनको हल करने के बाद कीमतें सेम आ रही हैं। जैसे पहले हम देख रहे हैं कि 16 तकसीम 2 का मतलब भी 8 ही होता है और 10 नफी 2 का मतलब भी 8 ही होता है, यानी कि ये दोनों कीमतें बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 16 तकसीम 2 बराबर 10 नफी 2, है ना। ये पहली मसावत तैयार हो गई। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कीमतें 10 हैं, जैसे कि 5 दूनी 10 और 37 माइनस 27 बराबर 10। हम यहाँ लिख देंगे कि 5 ज़रब 2 और 37 माइनस 27 जो है ये भी बराबर हैं। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 जमा 4 भी 13 होता है और 6 जमा 7 भी 13 ही होता है, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। 9 जमा 4 बराबर 6 जमा 7। आगे हम देखें 24 यहाँ पर है कि 72 तकसीम 3 बराबर 24 और 8 ज़रब 3 भी 24 होता है, यानी कि ये भी एक मसावत की सूरत में हम लिख देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। फिर आखिर में बचा हमारे पास 9, यानी कि 5 जमा 4 9 और 19 नफी 10 बराबर भी 9 होता है, यानी कि ये दोनों मसावतें भी बराबर हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला मश्क है ना, सवाल मश्क नंबर 26 में इतना सही सवाल था। अब मश्क नंबर 27 में हम चलते हैं। हुरूफ का इस्तेमाल करके झेल की मालूमात लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हुरूफ का इस्तेमाल करना है। जैसे पहला सवाल है एक अदद और 3 की जमा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक अदद फर्ज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला सवाल है कि फर्ज किया कि वो जो अदद है वो x है। अब क्या कहता है कि एक अदद और 3 की जमा, यानी कि एक अदद x है और वो जमा करने के बाद इसमें जमा क्या करना है 3, यानी कि वो जो मसावत बनेगी वो बनेगी x जमा 3। दूसरा सवाल है एक अदद में से 11 तफरीक किया तो आने वाला फर्क। अब सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि फर्ज किया वो अदद क्या है, x है। अब हमको करना क्या है मसावत में, इसमें से 11 को तफरीक करना है, तो हम लिख देंगे x नफी 11, तो जो मसावत मिलेगी आपको वो मिल जाएगी x माइनस 11। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 15 और एक अदद का हासिल ज़र्ब, यानी कि एक अदद लेना है उसको 15 से ज़र्ब करना है। तो हम फर्ज करेंगे कि वो अदद x है, तो अगर 15 को x से ज़र्ब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x ज़र्ब 15। चौथा सवाल हमारे पास है एक अदद का 4 गुना 24 है, यानी एक अदद को 4 गुना करूंगा तो 24 मिलेगा। तो पहले हम फर्ज करेंगे कि वो अदद x है।
अब उस अदद को क्या करना है, 4 गुना, यानी इस x को 4 से ज़र्ब करना है। तो मुझे मसावत क्या मिलेगी, 4x जो है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। यानी x को 4 से ज़र्ब करूंगा तो वो 24 के बराबर बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको मसावत बनानी है। ये बहुत आसान आसान मसावत है। आगे आपको जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मसावतें और थोड़ी सी मज़ीद पेचीदा होती जाएंगी। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 2। बताइए कि ज़ेल की मसावत का हल मालूम करने के लिए मसावत की तरफ़ैन पर कौन सा अमल करना होगा। अब हमको मसावत को हल करना है, यानी आप ये समझ लें कि सवालात के अंदर जो मुतग़य्यर दिया गया है, जैसे कि x दिया गया है, इसकी कीमत मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो जैसे पहला सवाल है हमारे पास x जमा 9 बराबर 11। तो इसके दो तरीके हैं, लेकिन अभी आपको छोटी क्लास में यहाँ पे हम आपको आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका क्या है, जैसे कि x जमा 9 है, तो यहाँ से अगर 9 को हटा दिया जाए तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे जो रहेगा वो कीमत हो जाएगी। अब मसावत, जैसे कि अभी हमने इससे पहले मसावत बनाई, तो मसावत का मतलब ये होता है बीच में जो बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो कीमत है वो राइट साइड के बराबर है। यानी अगर मसावत में आप कोई अमल करते हैं तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि मसावत बैलेंस रहे, मसावत मुतवाजन रहे। जैसे ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे यहाँ पे +9 है ना, ये क्या है +9, इसमें से मैं 9 नफ़ी कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 9 नफ़ी कर देता हूँ। देखिए x जमा 9 था, इसमें से नफ़ी 9 कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में अगर कोई अमल करते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी वही अमल करेंगे। तो अब ये जमा 9 और नफ़ी 9, यानी 9 में से 9 निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी 9 में से 9 निकल जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। और यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी कि आपको x की कीमत मिल जाएगी 2। तो हम कौन सा अमल कर रहे हैं तरफ़ैन में, तो हम लिख देंगे तरफ़ैन में तफरीक करना होगा। हम पहले हल करके बता रहे हैं आपको, लास्ट में बता रहे हैं कि कौन सा अमल कर रहे हैं। तो x की कीमत निकालने के लिए हमने तरफ़ैन में क्या किया, तफरीक का अमल किया। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखते हैं, x नफ़ी 4। अब मैं आपको बता दूं कि हमेशा मुतगय्यर यानी कि x के साथ में जो कीमत हो उसकी अलामत पर ध्यान दो। जैसे यहाँ जमा था तो हमने नफ़ी किया, अब यहाँ नफ़ी है तो अब क्या करेंगे, जमा का अमल करेंगे। यानी x नफ़ी 4 में जमा 4 करेंगे, तो उसी तरीके से बराबर के दूसरी साइड भी जमा 4 करेंगे। तो अब जमा 4 नफ़ी 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 9 जमा 4 मिलके हो जाएगा 13। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x की कीमत लाने के लिए हमने क्या किया, तरफ़ैन में जमा का अमल किया। तो हम लिख देंगे तरफ़ैन में जमा करना होगा। अब यहाँ सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 8x बराबर 24। अभी आप देखिए x और 8 के दरमियान में क्या है, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर कोई अलामत नहीं होती है, दो अरकान के दरमियान में कोई अलामत नहीं होती है, तो वहाँ पर ज़र्ब होता है। तो 8 और x के बीच में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब यहाँ ज़र्ब है। तो अब 8 किस हालत में है, ज़र्ब है। तो अभी जैसे यहाँ पे नफ़ी था तो हमने जमा किया, जमा था तो हमने नफ़ी किया, तो यानी अपोजिट किया। तो अब यहाँ ज़र्ब है तो क्या करेंगे, तकसीम का अमल करेंगे। तो यहाँ पे 8x को और 24 को हम क्या करेंगे, दोनों को 8 से तकसीम कर देंगे। तो 8x बटे 8 और 24 बटे 8। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप इसको आप क्या करेंगे, 8 से 8 काट दीजिए, यहाँ बचेगा x, इसको आप काटेंगे 8 दिया 24, तो आपको x बराबर मिल जाएगा 3, यानी x की कीमत मिलेगी 3। तो x की कीमत कैसे मिली, तो हमने 8 को तकसीम किया, तो हम यहाँ लिख देंगे तरफ़ैन में तकसीम करना होगा। इसी तरीके से अब यहाँ देख रहे हैं हम x/6 बराबर 3। जैसे यहाँ x और 8 के बीच में ज़र्ब था, वैसे ही यहाँ पे x और 6 के बीच में क्या है, तकसीम। अब तकसीम का अपोजिट क्या है, ज़र्ब। तो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 6 से ज़र्ब कर देंगे। यहाँ भी 6 से ज़र्ब कीजिए, यहाँ भी 6 से ज़र्ब कीजिए। तो अब यहाँ पर जब ये 6 और 6 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो आपको जवाब मिल जाएगा x बराबर 18। तो हम लिखेंगे तरफ़ैन में ज़र्ब करना होगा। एकदम सिंपल सा है बच्चों, ध्यान से देखें, आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन है, ज़ेल में कुछ मसावतें और उनके मुतगय्यर की कीमतें दी गई हैं। जैसे यहाँ मसावतें दी गई हैं और यहाँ मुतगय्यर की कीमत दी गई है, यानी इस मसावत के अंदर जो मुतगय्यर यूज़ हुआ, जैसे यहाँ y यूज़ हुआ है, यहाँ n यूज़ हुआ है, यहाँ x यूज़ हुआ है, यहाँ m यूज़ हुआ है। तो अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट मसावत में यूज़ होते हैं उसको मैंने अभी बताया कि मुतगय्यर कहते हैं। तो तय कीजिए कि वो कीमतें मसावत का हल है या नहीं, यानी कि इसकी जगह पर
कीमत रखने के बाद इनकी कीमत 0 आती है या नहीं। जैसे पहले सवाल में आपको दिया हुआ है कि y नफी 3 बराबर 11। अगर y की जगह पर 3 रखते हैं, अब यहाँ देखिए, अगर ये y जो है, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझिए कि 3 है, जहाँ पे मेरा रेड पॉइंट है, अगर यहाँ पे 3 होता तो आप क्या समझते, इसको क्या पढ़ते, 3 नफी 3। अब बताइए 3 नफी 3 पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ लिख रहा है कि 3 नफी 3, तो यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ बराबर 11 भी लिख रहा है, तो क्या 0 कभी 11 के बराबर हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, यानी इस मसावत का हल ये नहीं है, यानी y की कीमत 3 जो है वो इस मसावत के लिए सही नहीं है। अब दूसरा सवाल हमारे पास है, जैसे कि 17 बराबर n जमा 7। अब n की जगह पे क्या कह रहा है, 10 है। अगर n की जगह पे हम 10 रख देते हैं तो 10 जमा 7 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि इसने दिया हुआ है कि बराबर 17 है, यानी हम कह सकते हैं कि n की कीमत जो 10 दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है, यानी कि ये इस मसावत का हल है। अगले सवाल में दिया हुआ है 30 जो है वो 5x के बराबर है, जबकि x की कीमत कितनी दी गई है, 6। अगर x की कीमत 6 है तो ये 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो 5 इंटू 6 यानी 5 छंग 30 बराबर दिया हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी इस मसावत का हल है। अब यहाँ पर m की जगह पर कह रहा है कि ये 7 है। अगर m की जगह पर 7 रखें और 7 को 2 से तकसीम करें तो कितना आएगा, यानी 7 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं, मतलब 7 का आधा करते हैं, तो कितना आना चाहिए, 3.5, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है, 14, यानी m की जो कीमत है वो यहाँ पर 7 बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि m बराबर 7 जो है वो इस मसावत का हल नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ। जेल की मसावतें हल कीजिए। आपको अब कुछ मसावतें हल करनी है। जैसे पहला सवाल है आपके पास y माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अभी जैसे हमने सवाल नंबर 2 में हल किया था तरफैन वाला, तरफैन में कौन सा अमल करेंगे, यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन लिखना नहीं है कि आप कौन सा अमल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है बच्चों, जेल की मसावतें हल कीजिए। हमको यहाँ पे जेल की मसावतें हल करनी है। अभी हमने सवाल नंबर 2 में देखा था कि हम तरफैन को जमा या नफी कर रहे थे, ज़रब या तकसीम कर रहे थे। सेम अमल यहाँ पे हमको करके इनकी कीमतें निकालनी है। जैसे पहला सवाल है y माइनस 5 इक्वल्स टू 1। मैंने आपसे बताया था मुतगैर के साथ में जो भी अदद है उसकी अलामत पे ध्यान दें। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तरफैन में जमा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -5 के साथ में +5 दोनों तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पे -5 था तो +5 दोनों साइड। अब ये -5 +5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ y, और यहाँ 1 जमा 5 6, यानी आपको मिल जाएगा y की कीमत 6। एकदम सिंपल सा सवाल है। दूसरा सवाल है आपके पास 8 इज इक्वल टू t प्लस 5। अभी जैसे यहाँ देखें तो t के साथ में क्या है, +5, तो आप क्या करेंगे तरफाइन में -5, यानी दोनों तरफ से 5 निकालेंगे। देखिए -5 और -5। अब यहाँ से +5 -5 कट जाएगा तो आपको t 8 नफी 5 कितना मिल जाएगा, t बराबर 3। बहुत आसानी से हल कर रहे हैं। देखिए 4x इज इक्वल टू 52। अभी मैंने बताया कि 4 और x के बीच में जब कुछ नहीं हो तो क्या होता है, ज़र्ब। अब जहाँ पे ज़र्ब होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तकसीम का अमल करेंगे। तो हम 4x को और 52 को दोनों को क्या करेंगे, 4 से तकसीम कर देंगे। अब यहाँ से 4 से तकसीम करेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 4 का 4 बचेगा 1, 4 या 12, यानी x बराबर आपको जवाब मिल जाएगा 13। ऐसे ही सवाल दिया है 19 बराबर m माइनस 4। जैसे आप देखें m के साथ में क्या है, नफी 4। अब ये नफी 4 है तो आप क्या करेंगे, जमा 4। तो तरफैन में जमा 4 करेंगे, यानी इधर भी 4 जमा करेंगे, इधर भी 4, तो ये हो जाएगा 19 जमा 4, ये हो जाएगा m नफी 4 माइनस प्लस 4। अभी नफी 4 जमा 4 कट जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ m, और 19 के साथ में 4 जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 23, यानी m बराबर 23 मिल जाएगा। पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है p/4 बराबर 4, यानी p के साथ में 4 किस कंडीशन में है, तकसीम की हालत में है। तो अब तकसीम का अपोजिट क्या है, ज़रब। तो हम क्या लिखेंगे, p/4 इंटू 4 और फिर बराबर 4 ज़रब 4। तो अब ये 4 और ये 4 कट जाएगा तो आपको मिलेगा p बराबर 16। अगला सवाल हमारे पास है x प्लस 10 इक्वल्स टू 5। अब देखें 10 के साथ में क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस, यानी x प्लस 10 के साथ में -10, 5 के साथ में भी -10। तो ये +10 -10 कट जाएगा और ये 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा -5, यानी कि x बराबर हो जाएगा -5। अगला सवाल हमारे पास है m नफी 5 बराबर नफी 12।
अब चूंकि यहाँ m के साथ में नफी 5 है तो आप क्या करेंगे जमा 5, यानी ये हो जाएगा m नफी 5 जमा 5 और फिर नफी 12 जमा 5। अब ये नफी 5 जमा 5 कट जाएगा, आपको यहाँ बचेगा m, और ये नफी चूंकि 12 जो है वो बड़ा आदद है 5 से, तो इसके साथ अलामत नफी की लगी है, तो 12 नफी 5 यानी कि 12 आदद नफी है और 5 जमा में है तो जमा नफी नफी होगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा और अलामत लगेगी बड़े अदद की यानी कि मनफी की, तो m बराबर -7। आखिरी सवाल हमारे पास है p जमा 4 इज इक्वल टू -1। p के साथ में जो 4 है वो मुस्बत की हालत में है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ तरफैन में 4 को नफी करेंगे। अब यहाँ से 4 4 कट जाएगा तो आपको मिलेगा p बराबर, अब चूंकि यहाँ पे 1 भी माइनस में है 4 भी माइनस में है तो हमको मालूम है नफी नफी जमा होता है, तो -4 -1 मिलकर हो जाएगा -5 यानी p बराबर -5। सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है हमारे पास, मम्मू के पास कुछ भेड़ें थी, उनमें से 34 भेड़ें फरोख्त करने के बाद उसने 34 भेड़ें बेच दी, उसके पास 176 भेड़ें बच गई, तो बताइए मम्मू के पास कितनी भेड़ें थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्ज किया कि मम्मू के पास जो कुल भेड़ें थी वो थी x, उनमें से उसने फरोख्त कितनी की 34, उसके पास बची कितनी 176। पहले हम डेटा तैयार कर लेंगे, यानी मालूमात सवाल में हमको क्या क्या दिया हुआ है। अब चूंकि हमें पता है मम्मू के पास जो भेड़ें थी वो x थी, उसने भेड़ें बेच दी 34, तो जब भी बेच दी अब याद रखें दी मतलब मनफी कर दिया माइनस कर दिया, तो x में से 34 को माइनस कर दिया तो बचा मतलब बराबर कितना बचा 176। तो इसको हम जब मसावात की सूरत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि x नफी 34 बराबर 176, यानी कुल भेड़ें थी x, उसमें से 34 निकाल दी तो बचा 176। इस तरीके से हम मसावत बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मनफी में क्या है 34, तो हम क्या करेंगे तरफैन में जमा 34 करेंगे आपको, तो यहाँ भी जमा 34 यहाँ भी जमा 34। अब ये नफी 34 जमा 34 कट जाएगा और 176 में 34 आप जमा करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 210। तो हम लिख देंगे कि मम्मू के पास कुल 210 भेड़ें थी। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, नूरी ने घर पर गुड़म्बा बनाया और बोतलों में भरा, उन बोतलों में से 7 बोतलें सहेलियों को बांट दी, इसके बाद घर पर 12 बोतलें बची रहीं, बताइए उसने कुल कितनी बोतलें बनाई। आगे का सवाल हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि नूरी ने घर पर कितना बनाया, नूरी के पास कुल बोतलें थी x, है ना, गुड़म्बा की कितनी बोतलें थी x, जिसमें से उसने सहेलियों को कितना दे दी, सो नूरी ने बोतलें बांट दी 7, इसके पास कितनी बोतलें बच गई 12। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया मसावत कैसे बनेगी, कुल में से बांट दिया यानी दे दिया तो माइनस कर देंगे और बाकी बची यानी बराबर 12, तो हम क्या लिखेंगे x नफी 7 बराबर 12। अब यहाँ चूंकि नफी 7 है तो हम तरफैन को जमा 7 करेंगे, तो ये नफी 7 जमा 7 कट जाएगा, x बराबर 12 7 19, तो हम लिखेंगे कि नूरी के पास कुल 19 बोतलें थी। अब हम अगला सवाल पढ़ेंगे, गुड़म्बे की एक बोतल का वजन 250 ग्राम है, एक बोतल 250 ग्राम की हो तो कुल कितने वजन का गुड़म्बा बनाया गया। तो हम लिखेंगे कि एक बोतल का वजन 250 ग्राम हो तो हमारे पास कुल बोतलें कितनी है 19, तो हम इनको क्या करेंगे उससे ज़रब कर देंगे। कुल बोतलों का वजन मालूम करने के लिए टोटल नंबर ऑफ बर्तन जितने भी हैं, कुल बर्तन कितने हैं हमारे पास बोतल 19 और एक बोतल का वजन 250 को आप ज़रब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4750 ग्राम, चूंकि 250 ग्राम दिया हुआ है। अब इसमें हम जो जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, तो इसको आप अलग करेंगे तो 4000 प्लस 750, तो 4000 किलो ना, 4000 ये क्या है ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो 4000 का मतलब क्या हो गया 4 किलो और 750 ग्राम यानी 4 किलो 750 ग्राम। तो हम लिखेंगे कुल बोतलों का वजन जो है वो 4 किलो 750 ग्राम था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, शबाना ने बाजार से कुछ किलोग्राम गेहूं खरीदा, उसमें से हर महीने के लिए 12 किलोग्राम गेहूं के हिसाब से 3 महीने के लिए, एक महीने में कितना गेहूं यूज करेंगे 12 किलो, कितने महीने के लिए इन्होंने गेहूं पिसाया 3 महीने के लिए, तो भी इनके पास 14 किलोग्राम गेहूं बच गया, तो बताइए शबाना ने कितना गेहूं खरीदा। हम फर्ज करेंगे कि शबाना के पास कुल गेहूं कितना था x किलोग्राम,
अब हर महीने के लिए कितना गेहूं चाहिए इनको, 12 किलोग्राम। तो हम लिखेंगे हर महीने के लिए गेहूं कितना चाहिए, 12 किलोग्राम। अब वो कितने महीने के लिए रख रही हैं, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, एक महीने में 12 के हिसाब से 3 महीने का 36 किलोग्राम गेहूं इन्होंने रख लिया अपने पास, है ना, गेहूं पिसा लिया। और कितना बचा इनके पास, कितना, 14 किलोग्राम। ठीक है, तो हम मसावत बना देंगे, x नफी 36 बराबर 14, 14 किलोग्राम के बाद बच गया। अब तरफेंग में हम यहाँ -36 है तो हम क्या करेंगे, तरफेंग में जमा 36 कर देंगे। तो नफी 36 जमा 36 कट जाएगा तो हमको मिलेगा x बराबर 50। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शबाना ने कुल 50 किलोग्राम गेहूं खरीदा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें।